पूरा कर्नाटक बॉर्डर, केरला बॉर्डर, कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु के अंदर, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल के अंदर, जिस प्रकार से बॉर्डर के अंदर, जिस प्रकार से इस तरह के मदरसे बनते जा रहे थे, जिस प्रकार से रेडिकलाइजेशन होता जा रहा था, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। भारत को मजबूत देश नहीं है, इट इज ए सॉफ्ट स्टेट जहां पॉलिसी पैरालिसिस है, निर्णय नहीं हो सकते, सॉफ्ट स्टेट है, और उसका ये परिणाम हुआ इस तरह। किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी बिरादरी को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो है न आतंकवादी घोषित किया जाना चाहिए, न किसी को जो है क्रिमिनल कहना चाहिए या अपराधी कहना चाहिए। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और देखिए, आतंकवाद पर भारत की तरफ से एक जबरदस्त कार्रवाई हुई है। वैसे पाकिस्तान अक्सर भारत की आंतरिक दृष्टि से अगर देखें तो आतंकवाद का मुखौटापन पहनकर अस्थिर करने की कोशिशें करता रहा है हमेशा, लेकिन कार्रवाई इस तरह की देखें तो पहली बार की गई है। वैसे पहली बार भी नहीं बोलेंगे, एक बार बालाकोट पे भी हमला हो चुका है, एयर स्ट्राइक हो चुका है, लेकिन जिस तरह से साक्ष्यों और सबूतों के साथ भारत ने ये हमला किया है, उसको कैसे लिया जाना चाहिए? क्योंकि भारत में हमले, आतंकवादी हमले को देखें तो 26/11 का वो हमला भी याद आता है जब मुंबई में पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। लेकिन उस वक्त में ऐसे क्या बात रह गई थी कि जो आज दिख रहा है वो उस समय में धरातल पे भी नहीं नजर आया था। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई के पूर्व डीजीपी सतपाल सिंह जी हैं। सतपाल सिंह जी केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत की तरफ से आतंकवाद पे इस कार्रवाई को लेकर अपने एक्सपीरियंस के तौर पे बताइए कि क्या ये किस तरह से इसको लिया जाना चाहिए, कितना बड़ा शौर्य है ये, कितनी बड़ी उपलब्धि है ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं मोदी सरकार का, विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारा जो सुरक्षा का जो आर्किटेक्चर है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, इन सब का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। पहली बार जिस प्रिसीजन के साथ और आतंकवादियों के ट्रेनिंग अड्डों पर, हेडक्वार्टर पर जिस प्रकार से स्ट्राइक की है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। और भारत ने दिखा दिया है। पहले हम लोग सुनते थे 9/11 के बाद अमेरिका में जैसे अटैक हुआ था तो अमेरिका ने एक कानून पास किया था, उस कानून का नाम है पैट्रियट एक्ट, यूएसए पैट्रियट। उन्होंने कहा था कि कोई भी दुनिया के किसी भी भाग से अगर कोई आतंकवादी हमला अमेरिका पे होता है, अमेरिका के नागरिकों पे होता है, तो अमेरिका को ये अधिकार है और हम करके रहेंगे, वहीं जाकर उनको मारेंगे। और भारतवर्ष ने, मोदी सरकार ने करके दिखाया है। और ने ये केवल बात इस देश के, मैं कह सकता हूँ 140-145 करोड़ जो लोग हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान भी हुआ है। जो लोग उस नृशंस हत्याकांड में मारे गए, उनके परिवार भी महसूस करते हैं उन्हें कोई इंसाफ मिला है। ये बात जरूर है, इस नृशंस हत्याकांड के बाद पहलगाम में जिस प्रकार से कश्मीर के लोगों ने इसकी भर्त्सना की, इसका विरोध किया, इसको कंडम किया, ऐसा माहौल भी कश्मीर के अंदर पहली बार बना है। और इस बात का भी मैं जो क्रेडिट है वो मोदी सरकार को दूंगा। वहां पर जो है यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जितना विकास का कार्य है, क्योंकि मैं 2 बार एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कमेटी लेकर के हम कश्मीर में गए हैं, जितनी भी भारत सरकार की जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, लाभकारी योजनाएं हैं नागरिकों के लिए, सब की सब ऑनलाइन। मुझको लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर शायद पहला स्टेट होगा जब सब की सब स्कीम जो है ऑनलाइन की गई है। अच्छा। इतना विकास की गति जितनी तेज कश्मीर के अंदर हुई है, इतना कोई आदमी अपेक्षा नहीं कर सकता। तो वहां के लोगों ने भी महसूस किया है, अगर सरकार अगर मजबूत है, सरकार अगर दमदार है, और लोगों के लगता है, अब आतंकवादियों को भी लगने वाला है कि भाई ऐसे चलने वाला नहीं है, तुम एक काम करोगे
तुम एक को मारोगे तो तुम्हारे 10 लोग 100 लोग मारे जाएंगे। सर क्योंकि आप इस सरकार में जहां सरकार का हिस्सा थे, वैसे ही इससे पूर्व जो सरकारें थी उसमें आप प्रशासन के हिस्सा थे, जी। प्रशासनिक तौर पे कार्य करते थे। आतंकी हमले उस वक्त भी हुआ करते, क्या उस वक्त का रुख होता था, कितनी दिक्कतें आती थी, क्या इस तरह के ऑपरेशन एज अ पुलिस ऑफिसर आप नहीं कर पाते थे, कि करना नहीं चाहते थे, या सरकारों के अंदर वो विल पावर नहीं? देखिए, मेरा अनुभव महाराष्ट्र का है, लेकिन आसपास के दूसरे स्टेट्स के भी जो हमारे अधिकारी थे, आपस में हमारी नेटवर्किंग होती थी। जहां तक प्रशासनिक स्तर पर आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात थी, ज्यादातर वो होता था। ये बात जरूर है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर कुछ जगह ऊपर के पॉलिटिकल लोग जो हैं उसमें इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल विल चाहिए केंद्र सरकार के लेवल पर, वो पॉलिटिकल विल नहीं थी। ऐसे दुर्भाग्य है कि 2000 का जो दशक था, जिस प्रकार से आतंकवादी हमले हो रहे थे, जिस प्रकार से बम ब्लास्ट हो रहे थे, हम ये नहीं कह सकते कि बाहर से केवल लोग आ रहे थे, पाकिस्तानी वो कर रहे थे, उनकी सह थी, वो लोग करते थे। लेकिन होम ग्रोन जिसको हम कह सकते हैं, यहाँ के पैदा हुए भी आतंकवादी तैयार हो गए, हिम्मत बहुत बढ़ गई। अब ये क्या कारण है कि मोदी जी के आने के बाद जम्मू कश्मीर की आप बात अगर छोड़ दो, या पंजाब में 2-3 इंसिडेंट छोड़ दो, एक छोटा सा इंसिडेंट जो है बेंगलोर में हुआ, उसके अलावा पूरे देश के अंदर कहीं कोई बम ब्लास्ट नहीं हुए। क्यों? कुछ तो कारण होगा। हमारी आंतरिक सुरक्षा कितनी मजबूत बनी, हमारी पॉलिटिकल विल कितनी जबरदस्त बनी है, और उसी का ये नतीजा है कि आतंकवादी हमले जो है, जो इंटरनेट में होते थे, वो बंद हो गए। और मुझे विश्वास है कि अब इसके बाद अब कश्मीर भी अपने पुराना उनका जो जमाना था, कश्मीर जो इतना अच्छा था, वो उस राह पर लौटेगा। सर, आपने बोला कि पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता था, तो कुछ बता सकेंगे किस तरह का इंटरफेरेंस रहता था? मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको। मैं नाम नहीं लूंगा। हमारे यहां 2003 के अंदर 21 अगस्त 2003 के अंदर ट्विन टेरर अटैक मुंबई सिटी में हुए। एक हमारा गेटवे इंडिया में हुआ और एक झावरी मार्केट में हुआ। उसके बाद धरपकड़ शुरू हुई। एक बड़े राजनीतिक नेता ने एक मीटिंग बुलाई, उन्होंने कहा, आप लोग जो बिना किसी कारण के जो है अल्पसंख्यक लोगों को परेशान करते हो, उसके कारण हम जो है दूसरे स्टेट में जाकर के हम लोग जो है अलग चुनाव के दौरान, इलेक्शन के दौरान हम लोग जो है कन्वेंसिंग नहीं कर पाते थे। और हम लोगों ने एक, आपने नाम सुना होगा, साकिब नाचन का नाम सुना होगा। उसके अरेस्ट करने के बाद की बात है ये कि कोंकण क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति आतंकवादी नहीं हो सकता, ऐसा उन्होंने बोला। अच्छा। तो मैं उस मीटिंग में था, मैं तो उसमें जॉइंट सिटी क्राइम होता था, उसमें एटीएस नहीं होती थी, सब इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच के पास होता था। मैंने कहा, सर आई एम सॉरी टू से, आपकी सूचना सही नहीं है। जो कहते हैं कि कोंकण का कोई मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकता। दाऊद इब्राहिम भी कोंकण का, रत्नागिरी का रहने वाला है। और इतने बड़े आतंकवाद 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट कैसे करवाए? एक उदाहरण। नंबर 2 उदाहरण बाहर का बता। सुशील कुमार शिंदे की बात करते, नाम मेरे से मत पूछिए आप, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। दूसरा उदाहरण हैदराबाद शहर का है। हैदराबाद शहर में हमारे एक सीनियर थे, ही वाज द पुलिस कमिश्नर, बलविंदर सिंह। बलविंदर सिंह वहां पर जब बम ब्लास्ट हुआ और वो लोगों को, किसी को अरेस्ट करवाने के लिए पार्टी भेजी, तो वहां के मुख्यमंत्री ने उनको बुला करके कहा, ये आप बंद कर दीजिए, नहीं तो आप पुलिस कमिश्नर नहीं रह सकते। अच्छा।
लेकिन ये अधिकारी मजबूत थे। इन्होंने कार्रवाई बंद नहीं की, लेकिन 4 दिन के बाद पुलिस कमिश्नर की कुर्सी से जाना पड़ा। ये उस की स्थिति थी कि हम लोग जो है जाति और धर्म देख करके जो है इन्वेस्टिगेशन करने की बात करते थे। पॉलिटिकल विन नहीं थी। किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी बिरादरी को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो है न आतंकवादी घोषित किया जाना चाहिए, न किसी को जो है क्रिमिनल कहना चाहिए या अपराधी कहना चाहिए। लेकिन जो अपराधी है, जो आतंकवादी है, वो किसी भी जाति का, किसी भी मत संप्रदाय, धर्म के नाम पे उसको छोड़े भी नहीं जाना चाहिए। नहीं छोड़ा जाना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। 26/11 में भी कुछ आतंकवादी घटनाएं हुई थी। आप क्योंकि महाराष्ट्र में अपनी सेवा दे चुके हैं, उस समय की क्या स्थिति? देखिए, जिस प्रकार से आतंकवादी मुंबई के अंदर घुसे, ये तो सच्चाई है कि हमारे सुरक्षा का जो हमारा जो प्रबंध था उसमें गड़बड़ हुई है, उसमें सेंध लगी है, हमारा फेलियर तो था। 2 दिन तक पूरे मुंबई को सीज करके रखा। जिस प्रकार से घटना घट रही थी और हम खड़े खड़े देखते रहे, बैठे बैठे देखते रहे। हम लोगों की हिम्मत नहीं, ये मालूम होने के बाद भी पाकिस्तान से सब लोग आए हैं, तब भी हम लोगों ने कुछ किया नहीं। इससे बड़ी कमजोरी और सरकार की क्या हो सकती है? इसलिए तब ऐसे कहने लगे थे, भारत को मजबूत देश नहीं है, इट इज ए सॉफ्ट स्टेट, जहां पॉलिसी पैरालिसिस है, निर्णय नहीं हो सकते, सॉफ्ट स्टेट है, और उसका ये परिणाम हुआ। अभी पहले के माहौल में अगर देखिए सर, और अभी के माहौल में देखिए, खासकर आतंकवाद को लेकर के, तो आप क्योंकि बार बार विल पावर की, पॉलिटिकल विल पावर की बात कर रहे हैं, तो कितना डिफरेंस पाते हैं उस वक्त में, अभी में आतंकवाद को लेकर के, यहाँ तक कि इंटरनली जो मशरूम की तरह ग्रो कर रहे थे, जो हमारे खुद के देश में आतंकवादी बाहरी देशों के सह पे, उसमें कितनी रोकथाम? देखिए, रात दिन का फर्क है। जैसे मैंने कहा, स्लीपर सेल्स जगह जगह हो रहे थे, जगह जगह पकड़े भी जा रहे थे, जगह जगह मॉड्यूल हो रहे थे। और एक प्रकार से आप देखोगे उस समय जितने हमारे बॉर्डर स्टेट्स हैं, बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, चाहे नेपाल बॉर्डर हो, चाहे हमारा जो है महाराष्ट्र का आप देखो, आप कर्नाटका भटकल से लेकर के पूरा कर्नाटक बॉर्डर, केरला बॉर्डर, कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु के अंदर, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल के अंदर, जिस प्रकार से बॉर्डर के अंदर, जिस प्रकार से इस तरह के मदरसे बनते जा रहे थे, जिस प्रकार से रेडिकलाइजेशन होता जा रहा था, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। अब केवल बात ये उसकी आतंकवाद की नहीं है, नक्सलिज्म का देख लीजिए, मोर देन 80% नक्सलाइट एक्टिविटी तो कम होगी, जो इतना हिंसा कम होगी। प्रशासन तो तब भी था, पुलिस तब भी वही थी, सिक्योरिटी एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी तो है वही थी ना। मेन चीज पॉलिटिकल विल की बात है। यथा राजा तथा प्रजा। तो ये दाऊद इब्राहिम की आपने जिक्र की। दाऊद इब्राहिम तो तब पेस्ट्री पार्टियां किया करता था, कई पॉलिटिशियंस, कई सेलिब्रिटीज उसके पार्ट हुआ करते थे, टाइगर मेमन जैसे लोग जो है खुलेआम घुमा करते थे। आपके ही महाराष्ट्र की बात है। ये सब बाद में आतंकवादी ही घोषित हुए, भारत के खिलाफ ही काम करते रहे, लेकिन उस वक्त की सरकारों ने कभी नहीं सोचा कि इनके खिलाफ एक मजबूत कार्रवाई की जरूरत है। देखिए, अगर आपको याद हो, 1993 के बाद जब ये सिटी ब्लास्ट मुंबई के अंदर हुए, सबको मालूम है, पाकिस्तान का हाथ था, सबको मालूम है, दाऊद इब्राहिम का हाथ था, टाइगर मेमन, सब उन्हीं के लोग। उस समय सरकार की तरफ से ही एक वीवी वोरा कमेटी बनी थी। जिस बात की तरफ आप इंगित करना चाहती हो, बस वोरा कमेटी की रिपोर्ट है, वो कहीं बाहर आई नहीं है। उसके बहुत कारण है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, सरकार शब्द बाहर कर देना चाहिए। उन्होंने बताया कहा था कि किस प्रकार से अंडरवर्ल्ड के और ब्यूरोक्रेसी के, कुछ हमारे अधिकारियों के, अंडरवर्ल्ड के और पॉलिटिशियंस के जिस प्रकार से नेक्सस हैं। और तो और इंद्रजीत गुप्ता उस समय इस देश के यूनियन होम मिनिस्टर थे, और पार्लियामेंट का उनका जो वक्तव्य है उन रिकॉर्ड पर है
उसने कहा था देयर इज सो मच ऑफ एक्सेस वी कैन नॉट ब्रेक इट, वी कैन पास द एक्ट बट वी कैन नॉट इंप्लीमेंट इट। ये देश का होम मिनिस्टर उस समय बोल रहा है। क्या हेल्पलेस होपलेस की बात कर रहे हैं, क्या हमारी परिस्थिति क्या आज को ऐसे बोल सकता है क्या? लोगों को लगता है आज ये मामला नहीं, एक गाल पे अपना थप्पड़ मार दिया दूसरा गाल आगे कर दो। मैं ईंट का जवाब पत्थर से देने की हिम्मत होना चाहिए, गोली का जवाब जो है वो तोप से देना चाहिए। आपने ब्यूरोक्रेसी की सांठगांठ की बात करी, कुछ ब्यूरोक्रेट्स के ऐसे सांठगांठ के उदाहरण दे सकते हैं? देखिए करकरे का भी नाम आता है सर कि इनकी काफी सांठगांठ की अंडरवर्ल्ड। देखिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। दाऊद इब्राहिम का भाई है, ये पता नहीं अभी है कि नहीं है, मुझे इकबाल, इकबाल का स्टेटमेंट, इकबाल का बयान है, मुंबई पुलिस के पास भी है, इंटेलिजेंस एजेंसी के पास भी है, तो नाम बताए हैं कौन कौन पॉलिटिशियंस और कौन कौन अधिकारी जो है दाऊद इब्राहिम उनके गैंग से संबंधित। मैंने ही पढ़ा है, मैंने खुद इंट्रोगेट किया इकबाल को, इट इज ऑन रिकॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद है कि बेबी वोरा कमेटी की रिपोर्ट उस समय काफ़ी चर्चाओं में आई थी, लेकिन कभी ये रिवील नहीं हो पाया। एक डिमांड की गई है इस सरकार से, इतने सारे शौर्य के कार्य हो रहे हैं, उस रिपोर्ट को भी सामने लाया जाए जिसमें न जाने कितने ही नाम ऐसे खुलकर सामने आएंगे जो कहीं ना कहीं अपने ही देश में घातक बन रहे थे। जय हिंद। जय हिंद, नमस्ते, धन्यवाद।